Students, students, we have completed two parts of chapter 10, है ना? And in both parts we have understood about the later Mughals. What were the later Mughals? Later Mughals क्या होते हैं उनको हमने समझा कि औरंगजेब के बाद के जो भी रूलर्स रहे उनको लेटर मुगल्स के नाम से जाना गया, ठीक है, जिनमें बहुत सारे नाम थे। मैंने आपको नाम भी बताए थे, जैसे बहादुर शाह, है ना, फर्स्ट, इसके बाद जहांदार शाह, इसके बाद फ़र्रुख सियर का नाम आपकी बुक में भी है, ये देखिए फ़र्रुख सियर दिया हुआ है ना। फ़र्रुख सियर का टाइम पीरियड देखिए कितना था, 1730 to 1719 था, ये भी याद रखिए। और फ़र्रुख सियर, इसके बाद फ़र्रुख सियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला है। यहाँ पर क्रम से अगर बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं। और मोहम्मद शाह जो रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला की जस्ट आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला भी है और यहाँ पर आलमगीर सेकंड का नाम आ रहा है। तो आलमगीर सेकंड और फ़र्रुख सियर दो ऐसे नेता थे, दो ऐसे एम्परर थे, है ना, जिनको एसेसिनेट किया गया। एसेसिनेट मतलब उनको उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये हत्या कर देना, उनको उनका मर्डर कर देना, इस बात को बताता था। देखिए अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, अंधा बना दिया गया था। तो ये इन दोनों को इतना इंसल्ट तरीके से इनकी जो हत्या हो रही है, इनको अंधा किया जा रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि लेटर जो मुगल्स थे, औरंगजेब के बाद वाले जो भी मुगल्स थे, उनका अपने नोबल्स के प्रति कोई भी जो नोबल्स थे उनके, उन नोबल्स को अपनी राज्य के प्रति कोई भी लॉयल्टी नहीं थी। या ये कह दें कि ये शासक रहे, लेटर मुगल्स जिनको हम कह रहे हैं, लेटर मुगल्स जिनको कह रहे हैं, इनका अपने नोबल्स पर कंट्रोल नहीं रहा, इनका अपने सूबेदार पर कंट्रोल नहीं रहा, इनका अपने मनसबदार पर कंट्रोल नहीं रहा। तो देखिए नोबल्स हैं, मनसबदार हैं, इनको सबको अब आपको एक ही बात तरीके समझ लेना है, ठीक है ना। और यही लोग क्या करते हैं, आपस में विद्रोह करके अपना एक नया स्टेट फॉर्म कर लेते हैं और भारत में कई भाग हो जाते हैं मुगलों के, ठीक है, मुगलों के कई पार्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एमरजेंस आप ये भी कह सकते हैं कि मुगलों के कई पार्ट हो जाते हैं। अब देखिए एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट, इसमें यही हमें पढ़ना है कि कौन कौन से न्यू स्टेट औरंगजेब के बाद हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो विद द डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर्स की अथॉरिटी डिक्लाइन होने के बाद द गवर्नर्स ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार, यानी जो बड़े बड़े प्रोविंसेस के जो सूबेदार रहे या ग्रेट जमींदार रहे, इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेटेड किया। कंसोलिडेटेड का मतलब है संगठित किया, दियर अथॉरिटी, अपनी सत्ता को, अपनी सत्ता को क्या किया, इकट्ठा किया, एकत्रित हुए इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान के अलग अलग भागों में इन्होंने अपनी अपनी जो मजबूत दावेदारी पेश की, ठीक है ना, राजा बनने की, ठीक है। थ्रू द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में होता क्या है, द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रैगमेंट इनटू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लें कि 18th सेंचुरी में क्या होता है, जो मुगल एम्पायर जो आप चैप्टर 4 में पढ़े थे, इतना साम्राज्य उसका बड़ा था, पूरे भारत में फैला हुआ था, ठीक है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, फ्रैगमेंट हो गया। फ्रैगमेंट मतलब उसके टुकड़े टुकड़े बढ़ गए। कितने टुकड़े बढ़ गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट, कई सारे स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य बन गए, स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य बन गए, यानी कि अलग अलग जो है स्टेट बन गए। फ्रीडम, यानी कि अब हम दिल्ली के गुलाम नहीं हैं, हम दिल्ली में बैठे राजा के गुलाम नहीं हैं, दिल्ली में बैठे शासक के गुलाम नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ दिल्ली में हर बार अगला कोई शासक बैठ ही रहा है, ठीक है ना। एक तरफ दिल्ली में जैसे बहादुर शाह है, उसके बाद फिर जहांदार शाह, फिर फ़र्रुख सियर, फिर आलमगीर, मैंने आपको बताया ना, ये तो इधर बैठ ही रहे हैं। इनके साथ ही साथ पूरे भारत में भी अलग अलग जगहों पर क्या हो गया, जैसे बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मुर्शिद कुली खां, है ना, इसकी बात करें हम हैदराबाद की तो यहाँ पर आसफ जाह, और अवध की बात करें तो यहाँ सादत खान, इधर मराठा, उधर सिख, ठीक है ना। ये सब अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग थे ना, अब ये दिल्ली में बैठे राजा की बात मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस समय यहाँ पर कोई घटना हुई उस समय दिल्ली का शासक कौन था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, तो ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट ऑफ द 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ओवरलैपिंग ग्रुप्स। याद रखिएगा, ये जो हम ब्रॉडली एक बड़े पैमाने पर अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर 3 भागों में बांटकर हम लोग देखते हैं। पहला कौन सा भाग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसी से आपको आगे समझ में आएगा कि आगे आपको पढ़ना क्या है। अब देखिए मुगल एम्पायर जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, वो 3 भागों में बट रहा है। पहला वो स्टेट है जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस था, यानी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस का मतलब ये है कि जो उनके, यानी अकबर के समय की बात करें, शाहजहां के समय की बात करें,
करें, उसके बाद फिर औरंगजेब तक की बात करें, यानी औरंगजेब के समय में, यानी अंतिम जो पावरफुल शासक था मुगल एम्पायर का वो औरंगजेब ही रहा, उसके बाद वाले शासक पावरफुल नहीं थे, इसलिए उनको लेटर मुगल्स कहा गया, ठीक है ना। तो कहा गया कि जब लेटर मुगल्स आ गए, लेटर मुगल्स यानी बाद वाले जब मुगल शासक आए, तो उस समय जो पुराने मुगलों के अधीन जो राज्य हुआ करते थे ना, अब वो 3 भागों में बट गए, यानी अवध अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया, हैदराबाद अलग हो गया, ठीक है ना। इसके बाद तो इनको क्या कहा गया, ओल्ड मुगल्स। तो ये तो पहला नंबर हो गया आपको। ये होते क्या थे, आल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। द रूलर्स ऑफ दीज स्टेट डिड नॉट ब्रेक दियर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। देखिए अलग ज़रूर हुए, यहाँ के जो सूबेदार रहे वो ज़रूर कह दिए कि हम अपने क्षेत्र के राजा बन जाएंगे, लेकिन इन्होंने मुगल एम्परर से अपना जो बंधन है, जो जुड़ाव है, जो लगाव है, वो छोड़ा नहीं, यानी मुगल एम्परर की बात मानते रहे, ठीक है ना। स्टेट लेकिन जब मानने के लिए बाध्य नहीं थे कि उनको करना ही है, जो मुगल एम्परर दिल्ली में बैठे कर कह देगा वो मानेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं था, लेकिन कुछ हद तक मानते रहे, ठीक है। तो पहला पार्ट तो इस तरह से हो गया। सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, भारत में कुछ ऐसे स्टेट भी देखने के लिए मिले हिंदुस्तान में दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल, यानी मुगलों ने कुछ ऐसे राज्यों को स्वतंत्र कर दिया था, जिनसे उनको खतरा नहीं समझ में आ रहा था, जो पहले से ही उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, उनको पहले से ही फ्री कर दिया था कि ठीक है आप हमारे लिए क्या हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्रदान कर देते थे, ठीक है ना। जैसे अकबर का संबंध राजस्थान के बहुत सारे एरियाज पर रहा, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेट को क्या कहा गया, वतन जागीर कहा गया। अच्छा, पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज वतन जागीर, वतन जागीर क्या है, वतन जागीर क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कुछ ऐसे स्टेट हो गए जिसको मुगल शासकों ने फ्री छोड़ दिया, मतलब अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से फ्री छोड़ दिया। वो लोग अलग नहीं हुए, फ्री से, स्वेच्छा से उनको कह दिया कि ठीक है आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग मुगलों के अधीन नहीं हैं। ऐसे स्टेट को वतन जागीर कहा गया, ठीक है। इसके बाद दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत, इसमें होते क्या थे, बहुत सारे राजपूत ही आए, और राजपूत कहाँ पर है, राजस्थान में, मालवा में, मध्य प्रदेश का बहुत सा भाग है ना, और राजस्थान, पूरा राजस्थान। तो ये सब यहाँ का पूरा जो एरिया रहा वो किस नाम से जाना गया, वतन जागीर के नाम से जाना गया। याद रखिएगा वतन जागीर, ठीक है ना, क्योंकि अभी इन्हीं के बारे में आगे हेडिंग भी दी गई है और वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड द स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा। जो अंतिम ग्रुप था ना, जो अंतिम ग्रुप भारत हिंदुस्तान का बटा, उसमें अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या है, इंक्लूडेड द स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, कुछ मराठों का कब्जा, सिखों का कब्जा और अदर में जाट। अच्छा, ये तीनों ऐसे स्टेट थे, ये मुगलों से हमेशा संघर्ष करते रहे, यानी मुगल एम्परर जो दिल्ली में बैठा हुआ है, चाहे अकबर के समय से ले लीजिए आप, है ना, बाबर के समय से लेकर औरंगजेब तक के समय से ले लीजिए, जो मराठा हैं, सिख हैं, ये जाट हैं, ये हमेशा मुगलों से संघर्ष करते रहे, ये हमेशा। लेकिन औरंगजेब के समय पर सबसे ज़्यादा संघर्ष देखने के लिए मिलता है। मराठा आक्रामक हो जाते हैं, सिख आक्रामक हो जाते हैं, जाट आक्रामक हो जाते हैं, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं और पूरी तरह से मुगल सत्ता को वहाँ से हटाकर फिनिश कर देते हैं, मुगलों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, ठीक है ना। मराठा हैं चाहे सिख हों, है ना, मराठों में आप शिवाजी का नाम पढ़ेंगे, शिवाजी के आगे फिर बहुत सारे आप देखेंगे पेशवा है, ठीक है ना। सिखों में आप गुरु गोविंद सिंह का नाम पढ़ेंगे और बहुत सारे सिख आए, ठीक है ना, उन्होंने हमेशा विरोध किया, ठीक है। और जाटों के नेता को मैंने बताया था, चूरामन नाम है, सूरजमल नाम है, इन्होंने भी हमेशा विद्रोह किया, ठीक है। ये सब जाट कहाँ पे है, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना, हरियाणा है, राजस्थान का भरतपुर है, ये जो इलाका है पूरा जाटों का है, ठीक है, दिल्ली से जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो देखेंगे इसमें नेक्स्ट में दीज वर्ड, अब तो थ्री टाइप के स्टेट भारत के बढ़ चुके हैं। और मैंने आपको जो आपने मैप देखा था ना, उस मैप में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था कि जो भारत हिंदुस्तान बट गया है ना, जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ इस मैप में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा पार्ट था, जो मुगलों के अधीन थे, मुगलों के टाइज में मुगलों से बंधे हुए थे, मुगलों से अलग जरूर हो गए थे लेकिन मुगलों की बातें मानते थे, है ना। तो वो कौन था, वो था आपका बंगाल, वो क्या था आपका बंगाल, यानी मुर्शिद कुली खां वाला, ठीक है ना। इसके बाद हैदराबाद और अवध, ये 3 ऐसे स्टेट थे जो मुगलों के अधीन तो नहीं थे, मुगलों से स्वतंत्र हो गए थे लेकिन मुगलों से जुड़े हुए थे, यानी दिल्ली में बैठे हुए शासक की बात मानते थे ये तीनों, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो हमने वतन जागीर की बात की, वो ये है राजपूत, ठीक है ना। जो राजपूत हैं ये राजपूतों को वतन जागीर, यानी ये जो राजस्थान वाला प्लेस है ये पूरा वतन जागीर के नाम से जाना गया, ठीक है ना। मालवा का क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा का क्षेत्र वो भी वतन जागीर के नाम से जाना गया, ठीक है।
इसके बाद तीसरा नंबर मैंने क्या बताया, तीसरा नंबर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टेट भी थे जो पूरी तरह हमेशा संघर्ष करते रहे मुगलों से, जैसे मराठा हो गए। ये हमेशा मराठा जो है हमेशा संघर्ष करते रहे और अंतिम अंतिम में इनको विजय भी मिलती है, ठीक है ना। मराठों से कभी जो है मुगल जीत नहीं पाए पूरी तरह से, तो मराठा हो गए। यहाँ पर देखेंगे आप, यहीं आगरा के जस्ट पास में ही भरतपुर है, आपके पीछे वाले मैप में दिया गया है। आगरा से जस्ट पास में भरतपुर है, यहीं पर हरियाणा है, यहीं पर जाट है। यहाँ पर जाट नेता, जो जाट नेता आते हैं ना, जाट राजा, ठीक है ना, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूप में जाने जाते हैं। तो मराठा हो गए, जाट हो गए, और कौन हो गए, सिख हो गए। और कौन हो गए बेटा, सिख हो गए, यानी ये सिख। तो ये तीन जो स्टेट रहे, ये हमेशा क्या कर रहे, इन्होंने कभी भी उसकी दासता स्वीकार नहीं की और हमेशा जो है संघर्षरत करते रहे, संघर्षरत रहे। तो इस तरह से भारत को तीन भागों में आप देख सकते हैं कि औरंगजेब के बाद तीन भागों में भारत का क्षेत्र बट रहा है। अब बात करते हैं पहला भाग जो हमने बात किया था, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस यानी ओल्ड क्यों कहा गया, यानी ये पहले भी मुगलों के पार्ट ही थे, पहले ही मुगलों के भाग थे, बस थोड़ा सा मुगल से ये अलग हो गए। इनके जो सूबेदार रहे उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और कह दिया कि अब हम दिल्ली के पर बैठे हुए राजा की बात इसलिए नहीं माने क्योंकि राजा वहाँ का कमज़ोर है, और कमज़ोर राजा की बात हम क्यों मानेंगे। उन्हीं को लेटर मुगल्स कहा गया था, ठीक है। अब देखिए ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, और दिमाग पे बिल्कुल अपने रखते जाइए कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में क्या पढ़ा हमने, उसके बारे में क्या पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, एमंगस द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ओल्ड मुगल प्रोविंसेस इन द 18th सेंचुरी, थ्री स्टैंड आउट प्रोमिनेंटली। तीन ऐसे आते हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ऑल थ्री स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द हाई मुगल नोबिलिटी हु हैड बीन गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंसेस। यानी तीनों ही स्टेट ऐसे थे जहां पर मुगलों ने बड़े बड़े सूबेदारों को बैठाया था, अपने वफादारों को बैठाया था, और उन्हीं वफादारों ने इनको धोखा दे दिया, ठीक है ना। सादत खां, अवध से सादत खान का नाम आता है, मुर्शिद कुली खां का नाम आता है, आसफ जाह का नाम आता है हैदराबाद से, ठीक है। ऑल थ्री हैड ऑक्युपाइड द हाई मनसबदारी पोजीशन। और ये जो तीनों थे ना, ये सादत खां, आसफ जाह और ये मुर्शिद कुली खां, इनको जब मुगल शासक औरंगजेब था ना, तो इनको सबसे ज़्यादा मनसब मिलता था, ठीक है ना। मनसबदार में सबसे बड़ी पोजीशन पर ये लोग थे, समझ में आ रहा है ना, सबसे बड़ी पोजीशन, और इनके ऊपर बहुत विश्वास जताया जाता था। शासक जो है ना, इनके ऊपर बहुत विश्वास करता था, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया, ठीक है ना। बाद में इन्होंने उसी राज्य को छोड़ दिया। यहाँ तक आप देखिए कि जो आसफ जाह होता था ना, आसफ जाह जो हैदराबाद का है, और मुर्शिद कुली खां है ना, इनको जाट रैंक, जो जाट रैंक थी ना, जाट रैंक मैंने आपको चैप्टर 4 में पढ़ाया था। जिन बच्चों को जाट रैंक समझ में नहीं आता वो चैप्टर 4 से पढ़ें, ठीक है ना। इनको जाट रैंक में कितना, 7000 ईच, यानी प्रत्येक को, मुर्शिद कुली खां को और आसफ जाह को 7000 ईच जाट रैंक में सम्मिलित किया गया था। इतना उनको पैसा मिलता था, ठीक है ना। सादत खान का जो जाट कितना था, वो 6000 था, ठीक है, इतना सबसे हाई था। अब देखिए हैदराबाद की सबसे पहली जो इंडिपेंडेंट हुआ हमारा ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में, जो पहला हमारा स्टेट निकल के आता है हैदराबाद, यानी साउथ वाला जो रीजन है हैदराबाद, यहाँ की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह द फाउंडर ऑफ, अंडरलाइन करेंगे, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, इनका ये टाइटल है। निज़ाम उल मुल्क क्या है, इनका टाइटल है। तो आसफ जाह का टाइटल क्या हुआ, निज़ाम उल मुल्क, इनके नाम के पहले निज़ाम उल मुल्क जोड़ेंगे। द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट 1724 to 1748 वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर फारूक सियर। फारूक सियर के दरबार के सबसे पावरफुल कोर्टियर्स, सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक थे फारूक सियर के दरबार में अगर सबसे पावरफुल की बात करें तो आसफ जाह ही था। ध्यान दीजिए, फारूक सियर वही हैं जिनका शासन मैंने आपको बताया 1713 से 1719 के बीच में, ठीक है। फारूक सियर ये तीसरे नंबर के, लेटर मुगल में इनका नंबर कितना था, 3rd नंबर के थे। लेटर मुगल्स के 3rd नंबर के मुगल एम्परर रहे, जिनके दरबार में कौन था, आसफ जाह था। लेकिन बाद में आसफ जाह करता क्या है, ही वॉज इंटरेस्टेड द फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध। जो आसफ जाह था ना, इसको सबसे पहले अवध की गवर्नरशिप दी गई थी, कहा गया था कि तुम भाई जाओ अवध के गवर्नर बनो, ठीक है ना। लेकिन द लेटर बाद में क्या हुआ, इसको दक्कन का चार्ज मिल गया। दक्कन कहाँ पे है भाई, दक्कन आपका ये साउथ वाला जो पूरा एरिया है, महाराष्ट्र वाला एरिया दक्कन कहलाता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक का। एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंसेस, जब ये मुगल डेक्कन प्रोविंसेस में पहुंचा मुगल गवर्नर बन के, तो इसको वहाँ पर लालच आ गई, ठीक है ना। उसने देखा कि अरे बहुत बड़ा क्षेत्र है। ड्यूरिंग द 1722 आसफ जाह हैड ऑलरेडी गेन द कंट्रोल ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये वहाँ गया तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी वहाँ का जो जितना भी राजनीतिकरण था कि सेनाएं किसके आदेश का पालन करेंगी, तो उसने कहा मेरे आदेश का पालन करेंगी, ठीक है ना। फाइनेंस से जो भी टैक्स रहा तो उसने कहा कि मेरी अनुमति के बिना टैक्स कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। पहले मैं बताऊंगा उस टैक्स के बारे में, ठीक है ना, कि उस टैक्स को क्या करना है क्या नहीं करना है। टेकिंग द सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेक्कन, इस तरह से दक्कन की पूरी जो सत्ता रही, दक्कन का सूबेदार बना के भेजा गया, ठीक है ना। अब राजा डेक्कन
थोड़ी देखने आ रहा है कि दक्कन में कर क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने दक्कन में धीरे धीरे पूरी रात भर में जो है एक कहा जाता है ना कि रात भर में सत्ता ही पलट गई, तो वही बात थी कि ये दक्कन में रहते हुए धीरे धीरे वहाँ के पूरे सैनिकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, रेवेन्यू सिस्टम पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, कंपटीशन एमंगस्ट द कोर्ट नोबेलिटी, जो वहाँ के नोबल रहे उनको भी उसने हरा दिया और उनके हाथों से अपने हाथ में पूरी सत्ता ले ली। यानी वहाँ के जो छोटे मोटे नोबल्स रहे, कोर्ट की नोबेलिटी रही, उनको हराकर अपने हाथ में पूरी पावर ले लिया एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन, और इस क्षेत्र का मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण राजा बन गया। ठीक है ना, सूबेदार, महत्वपूर्ण सूबेदार बन गया जो एक राजा की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है ना। आसफ जाह ने और क्या किया, आसफ जाह ब्रॉड द स्किल्ड सोल्जर, आसफ जाह ने देखिए, अब देखिए सेनाओं और स्किल्ड सोल्जर रखा है, यानी कि मतलब सेनाएं बस नहीं रख लिया, ऐसी सेनाओं को रखा जो स्किल्ड थी। ठीक है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम द नॉर्थर्न इंडिया, और उत्तरी भारत से, और उत्तरी भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी, हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन द साउथ, यानी साउथ में उसने क्या किया कि आसफ जाह ब्रॉड द स्किल सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम द नॉर्थर्न इंडिया हु वेलकम टू द न्यू अपॉर्चुनिटी इन द साउथ, यानी नॉर्थर्न इंडिया में, यानी दिल्ली की तरफ अगर बात करें तो उत्तर भारत से इसने बहुत अच्छे अच्छे सैनिकों को बुलवाया, कहाँ, डेक्कन में बुलवाया, और जो अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे, जो प्रशासक रहे, जो अच्छा काम कर सकते हैं, उनको सभी को डेक्कन में बुला लिया। अच्छा, आखिर क्यों बुला रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसको पता है कि कल के दिन मुझे डेक्कन का क्या बनना है, राजा बनना है। ठीक है ना। और फर्रुख शेर की बात वो मानेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि फर्रुख शेर एक कमजोर शासक था, है ना। फर्रुख शेर को हम लोग घृणित कायर भी बोलते हैं। ठीक है ना। ही अपॉइंटेड द मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर। अब देखिए, मनसबदार अपॉइंट करने की ड्यूटी किसकी होती थी, मनसबदार अपॉइंट करने की ड्यूटी किसकी होती थी, राजा की होती थी, लेकिन यहाँ पर मनसबदार को अपॉइंट कौन कर रहा है, सूबेदार अपॉइंट कर रहा है। ग्रांटेड जागीर, जागीर देने का काम शुरू कर दिया उसने। ठीक है ना। जो लोग बाहर से बुलवाए थे उसने, सैनिक है, एडमिनिस्ट्रेटर है उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से, उनको इसने किस तरह से खुश किया, जागीर दे दिया उनको। आल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ अ मुगल एम्परर, हालांकि वो मुगल एम्परर का एक तरह का नौकर ही था, लेकिन ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली, उसने पूरी स्वतंत्रता के साथ, है ना, शासन किया। सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम अ दिल्ली एंड फेसिंग द इंटरफेरेंस। ठीक है ना। दिल्ली का उसको किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होता था। ठीक है ना। दिल्ली के किसी भी प्रकार के इंटरफेरेंस को उसने स्वीकार नहीं किया और अपने हिसाब से सारा काम डेक्कन में किया। द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म्ड, और उसने कन्फर्म किया डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। उसने कहा कि जो भी डिसीजन होंगे ना वो निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा ही होंगे। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा। अच्छा, अब वो जब यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने लगा तो ध्यान दीजिए, इधर आपका हैदराबाद है, इधर आपके मराठा हैं, तो जब ये पूरी तरह से अपना विस्तार करने लगा, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह सोचा कि अब मैं थोड़ा सा अपना विस्तार भी करता हूँ। जैसे ही मराठा क्षेत्रों की तरफ घुसा, यानी महाराष्ट्र क्षेत्रों पर घुसा, तो मराठों से इसका युद्ध शुरू हो गया। ठीक है ना। तो मराठा से इसका युद्ध होता है, स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा टू द वेस्ट, क्योंकि मराठा के जो आप कह सकते हैं कि जो वेस्ट पार्ट है, जैसे ये हैदराबाद है तो इसका वेस्ट पार्ट यही है, तो यहाँ पर इसका संघर्ष किससे होगा, मराठों से होगा। जाहिर सी बात है, जो स्टेट पास में होगा उसी से संघर्ष होगा। ठीक है ना। तो स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठा टू द वेस्ट एंड विद द इंडिपेंडेंस तेलुगु वॉरियर चीफ नायकाज। ध्यान दीजिएगा, आसफ जाह का जो संघर्ष होता है मराठा से भी होता है, साथ ही साथ यहीं पर एक तेलुगु है, जहां पर तेलंगाना वाला जो एरिया है। ठीक है ना। तो तेलुगु वॉरियर्स, जो तेलुगु वॉरियर चीफ थे, इनको क्या कहा गया, नायका कहा गया। तेलुगु वॉरियर चीफ को क्या कहा गया, नायका कहा गया। इनसे भी इसका संघर्ष हुआ। ऑफ द प्लेटू, इसी पठार पर, इसी प्लेटू पर। अब देखिए, द एम्बिशन ऑफ द निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। अब देखिए, कोरोमंडल जो कोस्ट था ना, इसको भी वो अपने कब्जे में करना चाहता था। कोरोमंडल का मतलब ये वाला जो प्लेस है पूरा, ये कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है ना। तो हैदराबाद तो यहाँ है, लेकिन अब ये चाहता है कि मैं यहाँ कोरोमंडल कोस्ट पर भी अपना क्या कर लूँ, कब्जा कर लूँ। यानी धीरे धीरे अब वो अपना साम्राज्य फैला रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल, यानी कपड़े की जो भी रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वर checked by the British। लेकिन पूर्व में क्या हुआ, हैदराबाद के ईस्ट में क्या हुआ, चेक्ड बाय द ब्रिटिश, उसको ब्रिटिश का सामना करना पड़ा। हुवर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावर दैट रीजन, यानी ब्रिटिश उस समय देखिए, इधर यहाँ पर सूबेदारी में वो अपनी पावर बढ़ा रहा है, यानी हैदराबाद में अपनी पावर, लेकिन ईस्ट में क्या हो रहा है, ईस्ट में यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ बंगाल में किसका कब्जा हो गया था, बंगाल में ब्रिटिश का कब्जा हो गया था। तो ब्रिटिश वाले भी इससे क्या कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। ब्रिटिश वालों से भी इसका युद्ध हो रहा है, मराठा से भी इसका युद्ध हो रहा है, तेलुगु वॉरियर से भी, यानी कि 3-4 जगहों से जो है आप देख रहे हैं कि ये घिरा हुआ है। ठीक है ना। और ये अपना विस्तार भी करना चाहता है, तो अगर विस्तार करेगा तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एक निज़ाम था, उसकी आर्मी कैसी थी, कितने एलिफेंट थे, कितने हॉर्समैन थे, कैसे वो उसने अपने आप को किया, ये सब चीज़ें आपको एक बार देख लेना है।
अच्छा ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ लिया हैदराबाद। हैदराबाद आपका कंप्लीट हो गया। हैदराबाद में हैदराबाद का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन था और हैदराबाद का किन किन लोगों से संघर्ष था, तो आपको याद रखना है मराठों से संघर्ष था। ईस्ट में वेस्ट में मराठों से संघर्ष था। ईस्ट में किससे संघर्ष था? वेस्ट में मराठों से संघर्ष था। ईस्ट में ब्रिटिश से संघर्ष था और तेलुगु वॉरियर चीफ्स यानी नायकास से भी संघर्ष था। ठीक है, इस तरह से उसका संघर्ष रहा हैदराबाद का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस था आपका अवध। अवध में कौन था जिसने मुगल एम्परर को क्या कर दिया? चुनौती दिया। तो देखिए इसमें नाम आता है बरहान उल मुल्क। तो बरहान उल मुल्क फिर से, जैसे उसमें निज़ाम उल मुल्क था, निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह था, यहाँ पर बरहान उल मुल्क है। बरहान उल मुल्क का मतलब बुरहान उल मुल्क या बरहान उल मुल्क दोनों भी बोलते हैं। इसका नाम है सादत खां। क्या नाम है? सादत खां। ये देख लीजिए, ये सादत खां है आपके। ठीक है, वॉज अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ अवध। इनको अवध में 1722 में अपॉइंट किया गया। अच्छा, अवध में सबसे पहले किसको अपॉइंट किया गया था? तो अवध में आसफ जाह को अपॉइंट किया गया था। अभी हमने पढ़ा था ना, बाद में उसको डेक्कन की ओर भेजा गया। लेकिन इसके बाद फिर देखते हैं आप, अवध में किसको अपॉइंट किया जा रहा है? सादत खां को अपॉइंट किया जा रहा है। अब सादत खां भी वही काम करेगा जो आसफ जाह किया था, है ना। धीरे धीरे अपनी अपनी सत्ता को बढ़ाएगा, सैनिक बढ़ाएगा, है ना। सोल्जर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिंग का जो भी पावर अपने हाथ में लेगा। तो देखिए फाउंडिंग स्टेट, एक स्टेट फाउंड करता है विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एमर्ज आउट ऑफ द ब्रेक ऑफ द मुगल एम्पायर। ये भी मुगल एम्पायर से क्या करता है? एक नया ब्रेक करके एक नया स्टेट फाउंड करता है। अवध वाज द प्रॉस्परस रीजन। अवध एक ऐसा, देखिए अवध एक ऐसा रीजन है जो प्रॉस्परस रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग द रिच एलेबल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। देखिए अवध है कहाँ? देखिए ये आपका इंडिया है, ठीक है ना। तो अवध कहाँ पे है? अवध आपका यहीं पे है। तो यहाँ पर गंगा नदी आती है, यमुना आती है। तो इसका जो प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, वो बड़ा फर्टाइल एरिया होता है। यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, खेती बहुत अच्छी होती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से बंगाल जाने के लिए रास्ता भी है, ठीक है ना। यहाँ से बंगाल के लिए भी निकलता है रास्ता, ठीक है। तो बरहान उल मुल्क आल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिस। बरहान उल मुल्क ने और क्या किया? बरहान उल मुल्क ने क्या किया? जो 3 पोस्ट अलग अलग बटी हुई थी ना, 3 पोस्ट जो अलग अलग बटी हुई थी ना, उसको कंबाइन कर दिया। बरहान उल मुल्क ने क्या किया? बरहान उल मुल्क आल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसर्स सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो देखिए सूबेदारी क्या है? सूबेदारी का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट का एक मालिक, जैसे गवर्नर, जैसे आज आपका स्टेट है ना, तो आपके स्टेट में जो गवर्नर होता है, आपके स्टेट में गवर्नर होता है, वो पूरे स्टेट का मालिक होता है, ठीक है ना। उसको मालिक कह सकते हैं हम। हालांकि ये बात अलग है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सारा कंट्रोल किए रहता है, सारा काम अलग है, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जैसे आज हमारी पोस्ट जो गवर्नर की है, जो अधिकार है उसके पास, वैसा ही पहले एक सूबेदार के पास होता था। सूबेदार क्या काम करता था? पॉलिटिकल जितना भी इशू होगा, राजनीतिक जितना भी इशू होगा कि क्या काम करना है, सैनिक कितने रखने हैं, क्या काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑर्डर होंगे वो सूबेदार के द्वारा होते थे। तो सूबेदार, राजा के बाद सूबेदार ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता था। इसके बाद एक पोस्ट होती है दीवानी। दीवानी का पोस्ट का काम क्या होता है कि राज्य में कितना टैक्स आ रहा है, जैसे रेवेन्यू कितना आ रहा है, टैक्स फाइनेंशियल कितना आ रहा है, टैक्स कितना आ रहा है, ठीक है ना, वो दीवानी हो गया, ठीक है। तो उसका जो अधिकारी होता था ना, उसको दीवान बोला जाता था। इसके बाद फौजदारी का मतलब क्या होता है? सैनिकों से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित जो भी काम होता है ना, फौजदारी। तो देखिए 3 ऑफिस थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूबेदारी वाला, दीवानी और फौजदारी, ये तीनों जो ऑफिस रहे, इनको कंबाइन किसने किया? इसको कंबाइन बरहानुल मुल्क ने किया। इसको कंबाइन किसने किया? बरहानुल मुल्क ने किया, ठीक है ना। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध। और इस प्रकार से उसने किया क्या? ये देखिए, पॉलिटिकल किससे रिलेटेड है? सूबेदारी से। फाइनेंशियल किससे रिलेटेड है? दीवानी से। मिलिट्री किससे रिलेटेड है? फौजदारी से। तो ये जितना भी हैं अवध में, इन तीनों को इसने कंबाइन कर दिया, अलग अलग नहीं बोला। भाई अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग लोग रहेंगे, फिर 3 पर्सन, मैं एक ही व्यक्ति को सारा कंबाइन कर दूंगा एक ऑफिस, और वहीं से मैं सीधा कंट्रोल कर सकता हूँ। उसको ये लग रहा था कि जैसे मैंने विद्रोह कर दिया है अपने शासक से, कल के दिन मुझसे भी कोई विद्रोह कर सकता है ना। तो देखिए वो डर रहा है, ठीक है। बरहान उल मुल्क और क्या करता है? बरहान उल मुल्क ट्राई टू द डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। बरहान उल मुल्क ने क्या किया? मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अवध वाले क्षेत्र में जो नंबर ऑफ ऑफिस थे उनको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। जैसे 3 ऑफिस थे ना, दीवान था और फौजदारी था, सूबेदारी था, ये 3 प्रकार के ऑफिस होते थे, ठीक है। तीनों का काम अलग अलग होता था। जैसे आज भी चीफ मिनिस्टर होता है, फिर होम मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, फिर इरीगेशन मिनिस्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर होता है। इस तरह से उसने सारी मिनिस्ट्री पोस्ट को क्या कर दिया? एक में कर दिया था। तो ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं।
जो भी मुगलों के, अच्छा इसके दिमाग में ये था कि जो मुगल जिस समय थे, मुगलों ने जिनको जिनको अपॉइंट किया है ना, उनको हटा देता था, अपने अकॉर्डिंग जो है वो किसी न किसी पर्सन को बैठाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ही आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स। ही आल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स, उसने जागीर की साइज को भी घटाया, है ना। बड़ी बड़ी जागीरों को क्या किया उसने, छोटे छोटे टू पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। अपॉइंट्स हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू द वैकेंट पोजीशन। और ध्यान दीजिएगा, मुगल शासक ने यानी औरंगजेब के बाद से भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर मुगलों के द्वारा मुगल जो एम्परर थे उनके द्वारा बैठाए गए अधिकारी बैठे हुए थे। तो जब अवध वाले रीजन में जितने भी मुगल पहले से अधिकारी बैठे थे ना, उनको हटा दिया। सादत खान ने कहा कि आप लोग हटो, मैं अपने हिसाब से मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ लोगों को बैठाऊंगा। अच्छा, उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको लगता था कि मैं जिस व्यक्ति को नियुक्त करूंगा, मैं जिस व्यक्ति को अपॉइंट करूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा वफादार रहेगा, लॉयल रहेगा, ठीक है ना। और ये जो पुराने आदमी बैठे हुए हैं, ये तो अपने मुगल शासक के लिए वफादार रहेंगे, दिल्ली में बैठे शासक के लिए वफादार रहेंगे ना, इसलिए उनको हटा देता था वो, ठीक है ना। अपॉइंटेड इज ओन सर्वेंट्स, लॉयल सर्वेंट्स, उसने अपने सर्वेंट्स, अपने नौकरों को जो है, नौकर कह दें, अपने ही व्यक्तियों को वहाँ बैठाया वैकेंट पोजीशन पर। द अकाउंट ऑफ जागीरदार वर चेक टू द प्रिवेंटिंग चीटिंग एंड रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वर रीअसेस्ड बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब कोर्ट, ठीक है। और चेकिंग भी करता था कि कोई उसको धोखा भी ना दे पाए, इसके लिए वो अलग से एक ऑफिशियल, अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करता था। एक अधिकारी का काम ही होता था कि भाई तुम जाओ, उनको चेक करो कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। ही सीज द नंबर ऑफ राजपूत जमींदार, उसने राजपूत जो जमींदार थे ना, एंड एग्रीकल्चरी फर्टाइल लैंड्स ऑन द अफगान ऑफ रोहिलखंड। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ही सीज अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदारी, उसने राजपूतों के समय में जो जमींदारी थी ना, उसको उसने अपने अंडर में कर लिया, राजपूत जमींदारी, ठीक है ना। और साथ ही साथ एग्रीकल्चरी फर्टाइल लैंड्स, यानी अभी मैंने बताया ना कि अवध कहाँ पे, गंगा यमुना वाले प्लेस में है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, खेती होती है ना, अनाज ज़्यादा होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा, तो इस पर भी उसने कंट्रोल कर लिया। ऑफ द अफगान ऑफ रोहिलखंड का मतलब, अब रोहिलखंड आप मैप में देखिएगा, मैप नंबर 1 में, आपका मैप नंबर 1 या 2 में रोहिलखंड दिया हुआ है कि रोहिलखंड है कहाँ पे, ठीक है ना। उस पर भी इसने अपना कंट्रोल कर लिया। द स्टेट डिपेंड ऑन द लोकल बैंकर्स एंड महाजन फॉर लोन्स, ठीक है ना। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स द हाइएस्ट बिडर्स, दीज रेवेन्यू फार्मर्स एग्रीड टू द पे एंड द स्टेट फिक्स सम मनी, ठीक है ना। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। तो देखिए इसका क्या मतलब है। स्टेट डिपेंडेंट का मतलब है कि जो स्टेट डिपेंडेंट लोकल बैंकर्स थे, लोकल बैंकर का मतलब ये है कि जो राज्य पे आधारित, यानी राजा का जो खुद का अपना एक बैंक होता था ना, जो महाजन होते थे ना, वो लोन भी देते थे लोगों को, क्या देते थे, पैसे दे देते थे कि ठीक है आप कुछ समय के लिए आप हमसे पैसे ले लीजिए और आप खेती कर लीजिए, अब जो कुछ भी आपको जरूरत पड़े ले लीजिए, लेकिन बदले में जब आप पैसे रिटर्न करेंगे ना, तो उसके बदले में कुछ आप हमें ज़्यादा पैसे देंगे, उसी को हम लोन्स लेते हैं ना, जैसे आज भी होता है। तो इट सोल्ड द राइट, उसने क्या किया, अपने अधिकार जो है उनको बेच दिए थे कि भाई ये अधिकार आपके पास है, ठीक है ना। क्या करने का, टू कलेक्ट टैक्स, आपको टैक्स कलेक्ट करना है, यानी राजा ने कहा कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है। टू द हाईएस्ट बिडर्स द रेवेन्यू फार्मर्स मतलब ऐसा फार्मर जो रेवेन्यू दे रहा है, यानी उसको क्या कहा गया, इजारादार कहा गया। क्या कहा गया, इजारादार। एग्रीड टू द पे, वो राजी, सहमत हुआ, पे द स्टेट फिक्स सम मनी, यानी राज्य को कुछ पैसा देने के लिए, कुछ आप कह सकते हैं टैक्स देने के लिए राजी हो जाता था। तो ये सादत खान उनको जिम्मेदारी देता था, जो बैंकर होते थे, जो महाजन होते थे। तो वो लोग तो भाई खुश हो जाते थे कि ठीक है हमें तो राजा ने दे दिया है, अब हम किसानों से अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है ना। तो जो लोकल बैंकर्स होते थे ना, ये गारंटी देते थे, एक तरह से कह सकते हैं, पेमेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। गारंटी ये दे देते कि ठीक है राजा साहब, आपने जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम टैक्स वसूल के आपको बिल्कुल रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। तो ये राजा को ये जो है ना, यानी जो सादत खां को ये गारंटी दे देते थे कि ठीक है ये काम हमारा है, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो ऐसे जो महाजन होते नहीं हैं, सेठ साहूकार जो महाजन होते हैं, जो पहले के समय में, पहले बैंकर तो यही होते थे ना, पहले इस तरह के स्टेट बैंक और इस तरह के बैंक तो चलते नहीं थे, यही बड़े बड़े लोग पैसे वाले होते थे ना, इन्हीं से कई लोग पैसा ले जाते थे, अपनी खेती करते थे, जब उनके पास पैसा हो जाता था तो आके रिटर्न कर देते थे, बदले में थोड़ा पैसा और ज़्यादा देते थे, ठीक है। तो इन टर्न रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम ऑफ द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ ए टैक्स। तो दीज डेवलपमेंट अलाउड द न्यू सोशल ग्रुप, और इस तरह से इसने मनी लैंडर्स, यानी साहूकार जो होते हैं, धन देने वाले बैंकर्स, ठीक है ना, टू
टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम। द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट रेवेन्यू सिस्टम का जो मैनेजमेंट था इस तरह से था, ठीक है ना, समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बंगाल, ठीक है ना, दैट विल बी लुक्ड इन अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।